Hey guys, how are you all? Hope you are all doing fine and studying very nicely. Okay, so ICI आया है RTP लेकर और मैं आई हूँ आपके पास RTP लेकर। तो इस RTP में 4 to 5 क्वेश्चंस हैं जो न्यू हैं, जो कि आपको प्रैक्टिकल सॉल्व करने हैं, वो आप सॉल्व कर लेना। आई एम हेयर फॉर थ्योरी, सो मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी थ्योरी न्यू है जो हमें करनी है। तो अगर आप देखेंगे क्वेश्चन वन इज़ द न्यू थ्योरी, ठीक है, जो कि कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3, दिस इज़ द न्यू थ्योरी जो मैं अभी आपको कराने वाली हूँ विद मेमोरी टेक्निक्स। ओके, क्वेश्चन 2 है गोलराइट्स 5 स्टेप्स। सबको याद होंगे आई थिंक, जिन लोगों ने भी SCMP पढ़ी है, जिनके पास मेरे नोट्स हैं, ऑलरेडी हर चीज़ कवर्ड है, तो उस हिसाब से आपको याद होगा। थर्ड है आपका EMA का, एनवायरमेंटल काउंटिंग का, वो भी ऑलरेडी चीज़ें कवर्ड हैं, आपको एक बार पढ़ लेना उसको। फोर्थ क्वेश्चन है परफॉर्मेंस पिरामिड का। इसका आप क्या करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो भी नोट्स मैंने दिए हैं उसमें से, और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। कुछ नया नहीं है थ्योरी में, जस्ट आपको नोट्स पढ़ने हैं और आपको क्वेश्चन करना है, उसको अप्लाई करना है। ओके, देन फिफ्थ क्वेश्चन है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग थ्योरी का, जो कि कुछ नया नहीं है। क्वेश्चन 6 है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, जो कि ऑलरेडी कवर्ड हैं, आप नोट्स में जाके देख लीजिएगा। 7, 8, 9, 10, 11 इज़ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो कि हम नहीं करेंगे यहाँ पर। एंड 12th क्वेश्चन जो है वो है बैलेंस स्कोर कार्ड का। क्या है, बैलेंस स्कोर कार्ड का। न्यू तो नहीं है, बट एक बार मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार उसको आपको बता दूँ कि क्या है क्या नहीं है। और 13th क्वेश्चन जो है वो है लर्निंग कर्व क्वेश्चन। लर्निंग कर्व का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब बिकॉज़ ये RTP में इन्होंने दिया है, तो हम इस बार लर्निंग कर्व को स्किप नहीं करेंगे। आप लोग लर्निंग कर्व के कॉन्सेप्ट को भी पढ़कर जाइएगा, बिकॉज़ आपके लेटेस्ट RTP में आई है। ओके, नाउ तो अभी मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस कराने हैं, इसका मतलब जो मेरे को रेड से मैंने हाईलाइट किए, दैट इज़ क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 12। सो लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन 1। ओके, so this is RTP November 2023. okay, so first question की 2 slides हैं, one is this and the second one is this, ठीक है। दोनों के टेक्निक्स बना दिए, आप यहाँ से कॉपी कर लो। ओके, और जिन्होंने नोट्स बाय किया उनको भी कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि ये RTP अभी आई है और नोट्स आपके ऑलरेडी डिलीवर हो गए हैं। ओके, बट जो बच्चे आगे नोट्स बाय करेंगे उनको मैं चाहोगे तो मैं इंक्लूड कर दूँगी ये 2 स्लाइड्स, या फिर अलग से भी आप लिख सकते हैं, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। एंड आई हैव एन अपडेट दैट मेरे पास हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है नोट्स की, और अब सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है फॉर यू गाइस। सो सॉफ्ट कॉपी का प्राइस ऑब्वियसली थोड़ा कम है, हार्ड कॉपी का थोड़ा ज़्यादा है। लाइक सॉफ्ट कॉपी इज़ अवेलेबल एट 399 एंड हार्ड कॉपी इज़ अवेलेबल एट 499 ओनली। बट जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे ऑर्डर करिए, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज़। मेरे नोट्स में, मेरे सारे वीडियोस में जितने भी मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे अच्छे से। बिकॉज़ क्या होता है ना, अभी टाइम बहुत कम है, आप वीडियो से देखकर नोट्स कॉपी करें, इट इज़ नॉट फीजिबल, राइट। और यार उतना ना, मतलब जैसे कहते हैं ना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी नहीं इतना बढ़िया, तो इससे बेटर है कि 399 या 499 के नोट्स लीजिए। 400-500 के नोट्स हैं यार, और उसमें आपको पूरा SCMP थ्योरी मिल रहा है 50 to 60 मार्क्स का, लर्न कराने की टेक्निक। सो आई थिंक उससे बेस्ट तो कुछ नहीं हो सकता, नेवर एवर। ओके, सो अभी हम क्वेश्चन 1 करते हैं। और जिसको ऑर्डर करने हैं नोट्स, लास्ट अपडेट, जिसको ऑर्डर करने हैं नोट्स वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है 8287712032 पर, और आप नोट्स बाय कर सकते हैं। आई रिपीट 8287712032। ओके, सो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या होता है ना, गेन शेयरिंग अरेंजमेंट क्या होता है। सो गेन शेयरिंग अरेंजमेंट आपने मेरी थ्योरी में पढ़ा होगा बुक में। तो बेसिकली ये क्या होता है ना, इसमें ना विन विन सिचुएशन होती है दोनों के लिए, ठीक है, ऐसा कहते हैं। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, बट ऐसा कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर जैसे दो लोग हैं, सेलर बायर, है ना,
तो सपोज़ करो कि एक बंदे ने ना गेन शेयरिंग, दोनों ने गेन शेयरिंग अरेंजमेंट किया, तो उसमें क्या होता है ना, अगर जो बायर है अगर उसको फ़ायदा हुआ है ना तभी सेलर को होगा, बहुत ड्रास्टिक फ़ायदे हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे चीज़ें थी। तो गेन शेयरिंग अरेंजमेंट बेसिकली क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि अगर आपको फ़ायदा हुआ ना, अगर आपको फ़ायदा हुआ तो ही आप हमें देना पैसे, नहीं तो मतलब तो ही आप हमें फ़ायदा देना, नहीं तो आप हमें फ़ायदा ना देना। तो क्या होता था जब गेन शेयरिंग अरेंजमेंट होते थे ऐसे, तो जैसे सपोज़ करो कि मैंने बोला कि यार मैंने आपको बोला, मैंने कहा आप और मैं गेन शेयरिंग अरेंजमेंट करते हैं, अगर आप मेरी बुक ले लो फ्री में, राइट, बट अगर आप पास हो गए ना तो फिर आप मुझे 1 लाख रुपीज़ दोगे। तो गेन शेयरिंग अरेंजमेंट हो तो जाता था कि अगर आपको फ़ायदा हुआ तो आप मुझे फ़ायदा दोगे, बट ये सक्सेसफुल नहीं होता था यार। बाद में आप मना कर दो कि मैं तो नहीं दे रहा बुक के पैसे, है ना, या फिर मैं तो नहीं दे रहा 1 लाख रुपए, लो बुक के पैसे रखो और निकलो, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसमें क्या है ना, ये क्वेश्चन है कि क्या रीजंस हैं कि जीएसए फेल हो जाता है, गेन शेयरिंग अरेंजमेंट फेल होने के क्या रीजंस हैं, व्हाट आर द रीजंस व्हाई गेन शेयरिंग अरेंजमेंट फेल्स। तो इसका कोड मैंने बनाया है कि गेन शेयरिंग अरेंजमेंट फेल क्यों हुआ, क्योंकि वो पीसीसी था। क्या था वो? पीसीसी था। क्या था वो? पीसीसी था। कौन? जीएसए सपोज करो एक लड़का है, तो जीएसए एक क्या था? पीसीसी था। क्या था? पीसीसी था जीएसए, इसलिए वो फेल हो गया। जीएसए क्या था? पीसीसी था, इसलिए वो क्या हुआ? वो फेल हो गया। जीएसए क्या था? पीसीसी था। पीसीसी P is poorly drafting and structuring of clauses or contract. P is poorly drafting and structuring of clause or contracts. C से है confidence, lack of confidence, and last C से है clueless and careless and bungled implementation. Okay, so GSA फेल क्यों हुआ? GSA फेल हुआ क्योंकि वो poor था, क्योंकि उसमें confidence नहीं था, क्योंकि वो clueless था and careless था। PCC था पुअर कॉन्फिडेंस क्लूलेस, पुअर कॉन्फिडेंस क्लूलेस, पुअर कॉन्फिडेंस क्लूलेस। ओके, अब सुनो क्या होता है। पहला क्या है? पहला वो समझाती हूँ मैं आपको। क्या बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट ना, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किए थे या फिर कॉन्ट्रैक्ट में जो आपने क्लॉजेस डाले थे कि ऐसे 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 होगा, ऐसे ऐसे होगा, वो क्या था? वो पुअरली ड्राफ्टेड था। वो क्या था? पुअरली ड्राफ्टेड था, और उनके टर्म्स भी स्ट्रक्चर्ड नहीं थे। वो मतलब आपने ढंग से ड्राफ्ट ही नहीं किया। वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे ना, या फिर जो क्लॉजेस थे, उनको आपने ढंग से ड्राफ्ट ही नहीं किया, इसलिए आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, क्लॉजेस थे, वो आपने ढंग से ड्राफ्ट ही नहीं किए। आपके जो ड्राफ्टिंग थी वो क्या थी? वो पुअर थी, आपके स्ट्रक्चर भी पुअर थे, इसलिए आपका जीएससी क्या हुआ? फेल हो गया। बेसिकली इतनी सी चीज़ है। ओके, नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सो बेसिकली क्या होता है ना, अब मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप मुझे पैसे देंगे, है ना। मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि आप लोग पास हो जाएंगे ऑब्वियसली, बट मुझे ये कॉन्फिडेंस ही नहीं कि आप मुझे पैसे देंगे, है ना। तो क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो मैं जीएसए बनाऊंगी ही नहीं, है ना। मैं जीएसए ऐसा कोई अरेंजमेंट करूंगी ही नहीं जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस ना हो। ओके, लास्ट है क्लूलेस, केयरलेस एंड बंगल्ड इम्प्लीमेंटेशन। सो बेसिकली बंगल्ड का मतलब क्या होता है? बंगल्ड मतलब होता है बैड, ठीक है। मतलब बना तो लिया, जीएसए बना तो लिया, बट आपकी इम्प्लीमेंटेशन ही बुरी है, मतलब आपने उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जीएसए को, राइट। क्लूलेस, आपको पता ही नहीं करना क्या, बना लिया, सब कुछ कर लिया। केयरलेस, भाड़ में जाओ यार, कौन दे रहा है 1 लाख रुपए, अभी तो फ्री की बुक मिल गई ना, ले लो। केयरलेस, ठीक है। तो क्या जीएसए फेल क्यों हुआ? क्योंकि वो क्या था? वो पीसीसी था। कौन? कैसा था? पीसीसी था। पुअर था, कॉन्फिडेंस नहीं था, और वो क्लूलेस एंड केयरलेस था। पुअर था, कॉन्फिडेंस नहीं था, क्लूलेस था एंड केयरलेस था। क्या था वो? जीएसए क्यों फेल हुआ? क्योंकि वो पीसीसी था। वेरी सिंपल, वेरी इजी। 3 पॉइंट्स है, बस ये याद करने, दैट्स इट। एग्जाम में आया डायरेक्ट ये 3 पॉइंट्स लिखना, अंदर अपने लैंग्वेज में लिखना कंटेंट, मैंने आपको समझा दिया है, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक पॉइंट्स एंड मेजर्स टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स। सो बेसिकली जो भी जीएसए में जो भी आप गेन शेयरिंग अरेंजमेंट जब बनाते हैं आप बोलते हैं कि यार
आप ना मुझे ऐसा करना, आप मेरी बुक तो ले लो, बट ना आप अगर पास हो गए ना तो मुझे कुछ पैसे दे देना, कुछ पैसे नहीं बोलना, बोलना है कि 1 लाख रुपीज़ देने पड़ेंगे आपको। तो वो क्या है, वो इसका मतलब मैं आपको स्पेसिफिक अमाउंट बता रही हूँ, कि आपको इतने पैसे मुझे देने पड़ेंगे। अब आपने बोला यार 1 लाख तो बहुत ज़्यादा है एक बुक के लिए, मैं तो 50 रुपये दूँगा, मैं तो 50 रुपीज़ दूँगा। तो आपने क्या किया, आपने मुझसे नेगोशिएट किया। तो आपको नेगोशिएट करना है ताकि बाद में जाकर, अभी आपने नेगोशिएट कर दिया, ठीक है, मैंने बोला यार 50 तो बहुत कम है, चल 500 रुपये देती हूँ, ठीक है। तो अभी आपने नेगोशिएट कर लिया, आपने मान लिया, मैंने मान लिया। बट सपोज़ करो कि आपने नेगोशिएट ही नहीं किया, आपने बोला यार 1 लाख देने पड़ेंगे, चल सोचेंगे मतलब आप क्लूलेस हो, केयरलेस हो, बांगल्ड हो। आपको सोचेंगे मतलब पता है क्या होता है इंडिया में, सोचेंगे मतलब होता है कि मैं तो नहीं दे रहा, भाड़ में जा, यही होता है ना सोचेंगे मतलब। तो मतलब जीएसए बन तो गया, बट वो 100% आप नहीं देने वाले हो मुझे 1 लाख। क्यों? क्योंकि आपने नेगोशिएट ही नहीं किया। तो आपको शर्माना नहीं है नेगोशिएट करते वक्त, आपको स्पेसिफिक रहना है, ओके। और अगर सपोज़ करो कोई एक ऐसा जीएसए है जिसमें आपको इनोवेशन करनी है, कोई चीज़ इनोवेशंस लाने अपने चीज़ों में, ठीक है, अपने जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि यार वो एक ही जना करेगा, भाई दोनों को फ़ायदा होगा ना, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है ना। तो इसमें क्या होता है कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनोवेशन लाने की, है ना। तभी हम जीएसए को अच्छा बेटर कर पाएंगे, राइट। और विन विन स्ट्रक्चर बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको लॉस हो जाए तो मेरे को लॉस, मतलब मेरे को भी लॉस हो, आपको भी लॉस हो, तो ये लूज़ सिचुएशन है, ये भी अच्छा है, मतलब ये तो ऑपोजिट है। बट अगर ऐसा हो जाए फॉर एग्जांपल कि आपको तो फ़ायदा है, मेरे को नुकसान है, तो मैं क्यों करूँगी जीएसए, मैं करूँगी ही नहीं, मैं गेन शेयरिंग अरेंजमेंट करूँगी ही नहीं। क्योंकि गेन शेयरिंग अरेंजमेंट का मेन मोटिव ये होता है कि आपको फ़ायदा तो मुझे फ़ायदा, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। तो आपको कैसा स्ट्रक्चर ड्राफ्ट करना है जो कि विन विन सिचुएशन दे दोनों को, ओके। उसके बाद आपको ये बताना है कि आप कैसे मुझे पैसे देंगे, आप कैसे मुझे रिम्बर्स करेंगे, कैसे आप मुझे 1 लाख देंगे, मोड क्या होगा, ठीक है। उसके बाद सपोज़ आप पास हो गए, आप इस नवंबर पास हो गए, आप ये नहीं कि आप मुझे 50 साल बाद दे रहे हैं 1 लाख रुपए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप इस नवंबर पास हो गए, आप बोलोगे यार मैं थोड़ा कमाऊँगा हिमानी, फिर आई विल पे यू, ओके। तो आप बोलोगे चल मैं नेक्स्ट मई तक पे कर दूंगा तेरे को। तो लेंथ पता होनी चाहिए कि कब तक मिल जाएगा, है ना, मोड पता होना चाहिए कि कब तक मिल जाएगा, राइट। और लास्ट पॉइंट है कि एक्सीलेंस एट एंड ऑफ आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्टर इज़ प्री रिक्विजिट। सो बेसिकली अगर आपने अपना काम बाहर कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट आउट किया है, तो ऑब्वियसली ना यार वो काम अच्छा करे तभी तुम्हारा कुछ फ़ायदा होने वाला है ना। तो ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, तो बहुत ही प्री रिक्विजिट है कि जो आप कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट आउट कर रहे हो काम, तो वो बहुत एक्सीलेंट होना चाहिए उस काम को करने के लिए। दैट्स इट। 6 पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स याद कराऊंगी, वैसे इसमें 7 पॉइंट्स है, बट हमें इतना बड़ा याद नहीं करना। लेट्स गो अहेड विद 6 पॉइंट्स, ओके। सो आपको मैंने समझा तो दिया ही है, अब मैं आपको याद कराती हूँ। देखो, चेक पॉइंट्स एंड मेजर्स टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स, ठीक है। अब देखो, रिश्ता देखने जाओगे तो क्या चेक पॉइंट्स देखोगे। अब आपको ये याद रखना है कि अगर रिश्ता देखने जाओगे तो क्या चेक पॉइंट्स देखोगे। तो देखो, रिश्ता एक ऐसी चीज़ होती है ना, आपके जो भी आपका है, अगर आपको शादी करनी है तो ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ना, वहाँ पे आपको शर्माना नहीं, आपको फेक नहीं बनना, आपको एग्जैक्ट अपनी बातें रखनी है, ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ पे। कुछ वैसा नहीं होता कि यार हम फेक बन के दिखा देंगे या जो भी है। तो आपको क्या करना है, आपको नेगोशिएट करने से शर्माना मत, नेगोशिएट करने से शर्माना मत, साफ साफ और सीधा बोलना, साफ साफ और सीधा बोलना कि मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ऐसा नहीं कि भाई तुम ही करो या मैं ही करूँगी, ऐसा नहीं। हम क्या करेंगे, हम मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और वही काम करेंगे जिसमें दोनों की जीत हो, है ना। और वही काम करेंगे जिसमें क्या हो, क्योंकि हम एक टीम बन गए हैं अब, तो अब हम वही काम करेंगे जिसमें दोनों की क्या हो, जीत हो। शादी का खाना एक्सीलेंट कॉन्ट्रैक्टर से बनवाना है। यार देखो, शादी होती किस लिए, बेसिकली आधे लोग तो खाने ही आते हैं सब। तो शादी अगर तय हो गई है तो फिर शादी का खाना किससे बनाएंगे, हम एक्सीलेंट कॉन्ट्रैक्टर से बनवाएंगे। और मोड ऑफ रिइंबर्समेंट देख लेना, ठीक है, मतलब उसको आप कैसे पे करेंगे, आप उसको कॉन्ट्रैक्टर को कैसे पे करेंगे वो आप देख लेना, ओके। सो नेगोशिएट करने से शर्माना मत, मतलब डोंट शाई टू नेगोशिएट, साफ साफ और सीधा बोलना, मतलब बी स्पेसिफिक कि मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे,
इनोवेशन इज़ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वही काम करेंगे जिसमें दोनों की जीत हो। ड्राफ्ट इट इन अ विन विन सिचुएशन। शादी का खाना एक्सीलेंट कॉन्ट्रैक्टर से बनवाना है। एक्सीलेंस एट द एंड ऑफ आउटसोर्स्ड कॉन्ट्रैक्टर इज प्रीरिक्विजिट। मोड ऑफ रीइंबर्समेंट देख लेना। डिफाइन द लेंथ एंड मोड ऑफ रीइंबर्समेंट, दैट्स इट। आपको इस 6 पॉइंट से याद हो गए, बात ख़त्म। हमें इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। आरटीपी में से दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन दोनों ही जीएसए के क्वेश्चंस है। जीएसए इस बार के लिए इम्पॉर्टेंट भी लगता है मुझे, क्योंकि पिछली बार भी आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट लिस्ट में था, बट पिछली बार ये नहीं आया था, तो इस बार इसके आने के चांसेस बनते हैं। ओके, आई रिमेंबर कि पिछली बार नहीं आया था, ऐसा मुझे याद है, बाकी आई डोंट नो, नहीं आया था यार मुझे, जितना मुझे लगता है, कि मैंने भी एग्ज़ाम दिए थे जीएसए, सॉरी मैंने भी एग्ज़ाम दिए थे एससीएमपी के, सो आई थिंक नहीं आया था। ओके, बट अगर पिछली बार आया भी हो तो इस बार के लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये आरटीपी में आपको दिया हुआ है कॉन्सेप्ट। तो जो लेटेस्ट आरटीपी होती है और उससे पिछले वाली, मतलब दिस नवंबर 23 के लिए, आपके लिए नवंबर 23 इंपॉर्टेंट है एंड मई 23 इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यही दोनों में, ठीक है। तो वो आप अच्छे से करके जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हुआ जिसमें 2 स्लाइड्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, जो कि है बैलेंस स्कोर कार्ड के ऊपर सॉरी। सो देखो, बैलेंस स्कोर कार्ड में मैंने आपको पढ़ाया था कि ना इसमें ना 4 पर्सपेक्टिव होते हैं, 4 पर्सपेक्टिव होते हैं। किसी को याद है? किसी को भी याद है? नहीं याद? ओके, तो 4 पर्सपेक्टिव क्या होते थे? कस्टमर पर्सपेक्टिव, लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, और इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, और फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। FLIC है ना, FLIC याद होगा, मैंने कराया था, ठीक है। तो अब इसमें ना ये क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक टारगेट पैरामीटर है और एक पर्सपेक्टिव है। देखो, अगर ऑर्गेनाइजेशन ना कोरियर कंपनी है, पहली ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कोरियर कंपनी है, तो उसने बोला यार हम ना 100% ऑन टाइम डिलीवरी देंगे, ठीक है। तो ये किसका भला हो रहा है इसमें, बताओ, चलो बताओ किसका भला हो रहा है? फाइनेंशियली भला हो रहा है, कस्टमर का भला हो रहा है, इन लर्निंग एंड ग्रोथ मतलब कि ये उसके लिए ना एम्प्लॉयज़ के लिए उनका भला हो रहा है, या फिर इंटरनल बिजनेस का भला हो रहा है? किसका हो रहा है? कस्टमर का हो रहा है ना। 100% ऑन टाइम डिलीवरी मिल जा रही है तो उसमें कस्टमर का भला हो रहा है, तो कस्टमर्स पर्सपेक्टिव से। ओके, देन है ट्यूशन सेंटर। ट्यूशन सेंटर में क्या बोलता है? सेटअप क्लास ऑन इंटरनेट फैसिलिटी फॉर बेटर रीच ऑफ मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड एब्सेंटीज़। मतलब कि बेसिकली उनके एम्प्लॉयज़ या फिर उनके वर्कर्स या फिर उनके कस्टमर्स, ये इसमें सब आते हैं, ठीक है, लर्निंग एंड ग्रोथ में। तो ये किसका भला हो रहा है? सेटअप क्लास ऑन इंटरनेट फैसिलिटी फॉर बेटर रीच ऑफ मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड एब्सेंटीज़। जो लोग एब्सेंट हो गए हैं उनको इंटरनेट पे क्लास दे दो, ठीक है, सो दैट वो देख लें, या फिर ज़्यादा लोगों को दो जिससे वो देख लें, जिससे उनकी क्या हो? लर्निंग हो एंड ग्रोथ हो। तो इसलिए लर्निंग एंड ग्रोथ में आ जाता है ये। उसके बाद है कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, सेटअप सर्विस सेंटर्स इन ऑल मेजर सिटीज़, ठीक है। तो ये सर्विस सेंटर है, क्या है? ये सर्विस सेंटर प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो क्योंकि ये सर्विस सेंटर प्रोवाइड कर रहे हैं इसलिए इनका खुद का बिजनेस अच्छा होगा, है ना। क्योंकि क्या होता है कि जब सब हम सर्विस सेंटर, वैसे तो एक कस्टमर्स पर्सपेक्टिव भी आ सकता है, क्योंकि बट इसमें क्या होता है ना, मैं बताती हूँ आपको। ये जो सर्विस सेंटर वाला होता है ना, मतलब ये जो सपोर्ट सेंटर्स होते हैं ना, ये बेसिकली आपके इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव में आते हैं। तो आप इसको, अब मुझे नहीं पता कि आप इसको कैसे करेंगे, बट इसका एक क्वेश्चन है जो कि आई थिंक मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में क्लियर करूँगी। इसका एक क्वेश्चन है, I'll do that, ओके। सो इट्स अ केस स्टडी, तो इट्स इम्पॉर्टेंट, मैं आपको वो करके दूँगी, ओके, इन वन ऑफ द वीडियोज़। I'll note it down, ओके। नेक्स्ट है गवर्नमेंट टैक्सेशन डिपार्टमेंट। सो बेसिकली ये इन्होंने बताया कि ये इंश्योर कंप्यूटर ट्रेनिंग टू ऑल ऑफिसर्स हैव अ सर्टेन रैंक टू इम्प्रूव देयर कैपेबिलिटी। सो बेसिकली उनकी कैपेबिलिटीज़ इम्प्रूव हो रही हैं, तो वो उनकी लर्निंग अच्छी हो रही है और उनकी ग्रोथ हो रही है। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन क्लैरिटी वाइज समझ नहीं आया है तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर देना फॉर नाउ। वैसे तो इट्स वेरी इजी, अगर आप ढंग से एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ो, सुनो मैं बताती हूँ कैसे पढ़ना है। एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ो नोट्स में जाकर, और उसके बाद उसको इससे रिलेट करो, दैट्स इट।
आपको ईजीली समझ आएगा, ओके। बट अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है तो डू कमेंट्स, आई विल शेयर द केस स्टडी जिसमें आपको 100% क्लैरिटी हो जाएगी, ओके। दैट्स इट फॉर नवंबर 23 RTP। ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से करो। जिसको नोट्स बाय करने हैं वो नोट्स बाय करिए, जिसको नहीं करने वो वीडियो में से करिए, जैसे करिए, जैसे मतलब करिए, करना है, जैसे भी करना है, बस यही अटेम्प्ट है। नवंबर 23 ही अटेम्प्ट है। मैं आपको नहीं, आपको तो क्या ही पता होगा, मैं बताती हूँ। मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं, पता है आधे बच्चे कैसे हैं मैं बताती हूँ, बहुत मोटिवेटेड है, मतलब उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बस मुझसे ऐसे पूछेंगे कि ये कैसे करना है, ओके, टक टक टक, बस वो पूछते हैं कि यार मैम ये कैसे करना है, ओके, तो मैं बता देती हूँ यार इसको ऐसे कर लो, बस वो चले जाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, रोते हैं आके, मेरे घर में ये प्रॉब्लम्स है, मेरे घर में वो प्रॉब्लम्स है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, मेरा ब्रेकअप हो गया। यार एक बात बताओ, ठीक है, 70 डेज़ है, ठीक है, अगर आपके घर में प्रॉब्लम है विच इज़ जेन्युइन, ओके, जेन्युइन हो सकती है, नो डाउट। ब्रेकअप तो जेन्युइन होते हैं ब्रेकअप्स भी एज एन, बट यार आपके पास सिर्फ 70 डेज़ है, आप ये क्यों नहीं समझते हो? मेरा ये सोचना है, मैं ये सोचती हूँ कि सपोज़ मेरा कुछ प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, अगर वो प्रॉब्लम ना 2 या 3 साल बाद मेरी लाइफ में इम्पैक्ट डालेगी, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एग्ज़ाम्स, ओके, सो एग्ज़ाम्स में मैं नहीं पढ़ रही हूँ अभी, सपोज़ मैंने इस नवंबर 23 में नहीं पढ़ा, वैसे तो मेरा अटेम्प्ट May 23 का तो मैं वो बताती हूँ आपको। स्मॉल सी स्टोरी है, जल्दी से सुन लो। क्या था, Jan 10th को मेरा रिज़ल्ट आया था ग्रुप 1 का, तो मेरा क्लियर हो गया था, और मैंने तब 11 Jan को मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ग्रुप 2 में क्या है। लिटरली मैंने एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था, एक भी क्लास नहीं ली थी, कुछ भी नहीं किया था। फिर 11th Jan को आई ऑर्डर्ड क्लासेस, ठीक है, जो भी टीचर्स सामने दिखे मैंने उनकी क्लासेस ले ली। सो 11th Jan से आई थिंक 17th May तक मेरे एग्ज़ाम थे। सो इट वॉज़ अ ग्रेट चैलेंज, मतलब मुझे अंदर से तो पता था कि ये इम्पॉसिबल टास्क है हिमानी, लिटरली इम्पॉसिबल है ना, विद क्लासेस आप कैसे ग्रुप 2 निकालेंगे, राइट। बट बिकॉज मेरे भी डैड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और वो प्रैक्टिस में है, ओके। सो मेरे को लगा कि यार, तो उन्होंने बोला कि यार हिमानी तू कर लेगी, उन्होंने बोला यार तू कर लेगी, तू कर, ठीक है। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, जब इनको ही भरोसा है तो फिर मैं क्या चीज़ हूँ। मैंने ना उस दिन 11 जनवरी को ये ठाना था कि यार हिमानी ये तेरा लास्ट अटेम्प्ट है, दैट्स इट, ये इसी अटेम्प्ट में तू CA बनने वाली है, बस बात ख़त्म। आपको नहीं अंदाज़ा, मैं लिटरली एक दिन घर से बाहर नहीं निकली, कुछ भी नहीं किया मैंने, कुछ भी, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं किया, बिकॉज़ मेरे को करना था। क्योंकि मुझे था कि अगर मैं अब फेल हो गई ना तो क्या होता है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, आपके ऊपर बर्डन आते हैं, आपके ऊपर बहुत चीज़ें आती हैं, बहुत नेगेटिव चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि फिर अब मैं आपको क्या बता रही थी कि अगर उस टाइम मुझे लगता है ना कि यार ये तो इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, 2 साल बाद तो पता नहीं क्या इम्पॉर्टेंट होगा, क्या मैं फ़ेल हो गई तो, हाँ इम्पॉर्टेंट होगा यार, फेल हो गई तो इम्पॉर्टेंट होगा। तो उन चीज़ों पे आप फोकस करो। अगर आपको लगता है कि यार आपका ब्रेकअप हो गया और आपको लगता है 3-4 साल बाद क्या मतलब क्या, उस टाइम आप सोचोगे 3-4 साल बाद कि यार क्या यार क्यों फालतू का टाइम वेस्ट किया यार, पढ़ ही लेता ना। तो उन चीज़ों पे अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें तो आपकी फैमिली को ही ख़त्म कर देंगी या फिर आपको ही ख़त्म कर देंगी या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन चीज़ों पे तो फिर भी ध्यान दो, नहीं तो 70 डेज़ है, आई थिंक 70 डेज़ के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फोकस ऑन योर स्टडीज़। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, दे ऑलवेज गिव एक्सक्यूजेज़, वो आएंगे इतनी बातें करते हैं, फालतू की बातें करते हैं और उसके बाद लास्ट में उनको नहीं पढ़ना, दैट्स इट। तो ऐसे लोग भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस है इस अटेम्प्ट को लेके, और कुछ लोग तो बस रोते रहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को ही। पता क्या होता है, प्रॉब्लम्स के लिए रोना मतलब बुरी बात नहीं है, बट उसको ड्रैग आउट करना इज़ वेरी बैड ना। आप उसको एक ही चीज़ को खींचे जा रहे हो, अरे यार छोड़ो ना प्रॉब्लम्स को, अपना पढ़ाई करो, दैट्स इट। आई तो थिंक लाइक दिस। बाकी सब टाइप के बच्चे हैं, देखो बहुत 70 लोग फेल होंगे 100 में से, अगर मतलब 70 या 75 लोग फेल होंगे तो वो पास वही होंगे जो 25 हैं जो पढ़ रहे हैं, ओके। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप 25 में आना चाहते हैं या फिर 75 में आना चाहते हैं, ओके। बाय बाय, थैंक यू। प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, November 23 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, SCMP नहीं अटकाएगा आपको, इट इज़ माई प्रॉमिस, ओके। बाय बाय।